So welcome back everyone. This is Ashwin Jaiswal and we were discussing chapter number 3 of our ISC Commerce class 12. Sorry, not Commerce, ISC Economics class 12. And the name of the chapter was Consumer Behavior. एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है. दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. पिछले पार्ट में हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच डिस्कस किया था. इस पार्ट में मैं आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पूरा समझाऊंगा. आई होप आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं. नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप का लिंक गिवन है, तो उस ऐप के लिंक से आप जाकर के ऐप डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसके नोट्स आप पा सकते हैं. आपको जितना नोट्स में गिवन है उससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा. आपको बस इस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, फॉर आईएससी एग्जाम्स. ठीक है, ओके. अब हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, देखो जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये वाला बात कर लिया था, कार्डिनल, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटीज, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, हाउ मच शुड ही बाई, वो सब वहां डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच, ये डिफरेंसेस भी मैंने आपको वहां पे करा दिया था. अब ऑर्डिनल अप्रोच को थोड़ा ठीक से समझते हैं कि ये है क्या यहाँ पे. सो आप देखो, जैसे कि वी हैव टू प्रोडक्ट्स, एप्पल एंड मैंगो. तो कंज्यूमर क्या करेगा ऑर्डिनल अप्रोच में? जैसे कार्डिनल अप्रोच क्या था? कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर वैल्यू देता था प्रोडक्ट को, सैटिस्फैक्शन को वैल्यू में मेजर करता था कि मुझे 2 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन आया, 4 यूटिल्स का, 6 यूटिल्स, 8 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन आया. कंज्यूमर ऐसी लैंग्वेज में बात करता था उधर. बट ऑर्डिनल में कंज्यूमर क्या करेगा? प्रेफरेंस बताएगा. यहां पे क्या करेगा? प्रेफरेंस या रैंक बताएगा. जैसे मैं अगर अपना चॉइस बताऊं तो मैं बोलूंगा कि मुझे एप्पल ज्यादा पसंद है, फर्स्ट चॉइस, एंड मैंगो मुझे सेकंड चॉइस में पसंद है. तो मैंने क्या बताया? अपना प्रेफरेंस बताया. मैंने यूटिलिटी को ऐसा बोला क्या कि मुझे एप्पल में 50 का यूटिलिटी आया और मैंगो में मुझे 40 का यूटिलिटी आया. ऐसे भाषा में हम लोग बात नहीं करते. वी से कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मेरा सेकंड चॉइस. तो मैंने अपना प्रेफरेंस बताया, रैंक बताया. तो ऑर्डिनल में ये करते हैं. आई होप आपको इस एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा कि रैंक और प्रेफरेंस का क्या मतलब है. तो ये डिफरेंस मैंने इसीलिए यहाँ पे फिर से लाया ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए. बाकी हम लोग पहले कर चुके हैं. अब देखो, ऑर्डिनल में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जो कि आपके बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं है, ठीक है, बट आईएससी के सिलेबस में है. आपका बुक नहीं डिस्कस करता तो क्या है, बट ये सिलेबस का पार्ट है एंड वेरी मच आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है. तो आप ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट का मतलब, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व. मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम लोग उस बिहेवियर को कहते हैं जहां पे एक रैशनल कंज्यूमर मतलब जिसका दिमाग सही जगह पे है, ठीक है, एक समझदार कंज्यूमर हमेशा मोर ऑफ अ कमोडिटी चाहेगा ताकि उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले. मतलब ये है कि अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाए, ये आपका चॉइस नंबर 1 है, ये आपका चॉइस नंबर 2 है. पहला चॉइस में आपको 5 एप्पल्स एंड 5 मैंगो मिल रहा है. दूसरा चॉइस में आपको 2 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज मिल रहे हैं. आप किसको चुनेंगे? तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज्यादा वाले ऑप्शन को चुनेगा. और रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज सिलेक्ट द ऑप्शन विच हैज मोर प्रोडक्ट्स. तो इस बिहेवियर को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज दिस बिहेवियर, चूजिंग द हायर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन है. तो इस बिहेवियर को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि हम लोग हमेशा ज्यादा चुनेंगे, कम को नहीं चुनते. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इंडिफरेंस कर्व. सब कुछ नोट्स में गिवन है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू राइट नाउ. नाउ लेट्स गो टू इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? इंडिफरेंस कर्व आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट दिखाता है. जैसे कि आप देखो यहां पे कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए, ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन ए. कॉम्बिनेशन ए आपको क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशन ए में आपको प्रोडक्ट वाई जो है वो 25 यूनिट्स मिलेगा और प्रोडक्ट एक्स जो है वो 1 यूनिट मिलेगा. सो 1x एंड 25y, ये एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है.
एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन डी। तो कॉम्बिनेशन डी क्या बताता है? कॉम्बिनेशन डी बताता है कि हमें मिलेगा 4x, कितना x? 4x। और y कितना मिलेगा? y हमें मिलेगा 13y। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट ऑल कॉम्बिनेशन विल गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है which shows different combination, जैसे A B C D E, it shows different combination and all the combination will give us same level of satisfaction। तो जैसे आप पहला कंजम्पशन जब करते हैं, कंजम्पशन नंबर A, so if you go for combination A you will get 1x and 25y। तो 1x और 25y कंज्यूम करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वही सेम सेटिस्फैक्शन आपको 4x और 13y कंज्यूम करने से भी उतना ही मजा आएगा। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सेम को ही बोलते हैं इनडिफरेंट। डिफरेंस मतलब क्या? अलग। इनडिफरेंट मतलब सेम। तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इनडिफरेंस मतलब नो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, स्लोप पे मैं बाद में आऊंगा। ये जो MRX है इस पे आई विल कम लेटर, दिस आई विल डिस्कस लेटर। इनडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? सो एक ऐसा ग्राफ जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व है, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, उसे इंडिफरेंस मैप कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एक ही कर्व है, तो दैट इज इंडिफरेंस कर्व। नीचे में एक से ज्यादा कर्व है तो उसे इंडिफरेंस मैप कहेंगे। कुछ फीचर्स, प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। और मोस्टली आई वुड एक्सपेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। तो कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फीचर नंबर 1, सबसे पहला फीचर डिस्कस करते हैं। इनडिफरेंस कर्व जो है हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। स्लोप पे बात करेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड में स्लोप पे बात करेंगे। अभी के लिए बस मान लो नेगेटिव होता है, विल टॉक अबाउट इट। बट देखो, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव स्लोप? देखो, पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी अगर आप ऐसा पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव स्लोप है, जैसे डिमांड कर्व का भी नेगेटिव स्लोप होता था, इनडिफरेंस कर्व का भी नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि इफ वन थिंग इंक्रीजेस द अदर विल डिक्रीज। मतलब ये कि देखो, जैसे पहले कॉम्बिनेशन में यू हैड 25y प्लस 1x, एक ही x था, 25y था। डी में हमने क्या देखा? डी में 13y प्लस 4x। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हमें x की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, अगर x 1 से 4 हो रहा है तो y को डिक्रीज करना पड़ रहा है। y 25 से 13 हो रहा है, तो x का क्वांटिटी बढ़ रहा है बट y का क्वांटिटी घट रहा है। जब ऐसा रिलेशन होता है ना, तो ग्राफ हमेशा नीचे की डायरेक्शन में आता है। आप देखिए, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि इसका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब अगर आप एक को बढ़ाने जाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में ग्राफ नीचे आता है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट। डिमांड कर्व भी ऐसा ही था। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाने जाओगे तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, प्राइस फॉल देन ओनली क्वांटिटी इंक्रीज। सेम चीज यहां पे भी है। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट, इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही समझाऊंगा। एमआरएस मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वही समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप बस मान के चलो कि जो शेप है ये, इसे कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। ओरिजिन से जो उल्टा घुमा हुआ है ना, तो दिस शेप इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप। ऐसा जब शेप बनता है ना, ओरिजिन से उल्टा घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जो हायर कर्व है वो आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे आप देखिए यहां पे पॉइंट दो इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व में अगर मैं पॉइंट ई की बात करूं तो ई पे आपको थोड़ा सा y मिल रहा है, थोड़ा सा x मिल रहा है, दोनों प्रोडक्ट थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट दी हायर कर्व, तो हायर कर्व में अगर हम लोग सिमिलर पॉइंट पे जाएंगे बीचों बीच,
तो आप देखोगे आपको ज्यादा वाई मिल रहा है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाई मिल रहा है, हायर वाई मिल रहा है, और ज्यादा एक्स भी मिल रहा है, एक्स भी ज्यादा मिल गया, वाई भी ज्यादा मिल गया। तो हायर कर्व जो है उसमें आपको दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा मिलेगी, दोनों प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा मिलेंगे, तो उसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। यही तो हमने यहां बात किया था ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि हायर नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन एंड वी विल ऑलवेज चूज द हायर वन। तो कंज्यूमर हमेशा हायर वाले के साथ में जाएगा। तो कर्व में ये बात साबित होती है कि जो हायर कर्व होगा दैट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज उसमें ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर इसका रीजन कोई आपसे पूछे तो आप बोल के आओगे दिस इज ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लास्ट पॉइंट, कभी भी कोई इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक। आप देखो जो हायर कर्व है इसमें तो हायर सेटिस्फैक्शन होगा, जो लोअर कर्व है इसमें तो लोअर सेटिस्फैक्शन होगा। तो दोनों कर्व बराबर कैसे हो जाएंगे? कहीं पे जहां पे कट हो रहा है वहां तो बराबर हो जाएंगे ना, तो हायर और लोअर एक इक्वल कैसे हो जाएंगे? प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने चार बातें यहां पे पढ़ी। पहली बात, इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरा घटना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है व्हेन एमआरएस डिक्रीजेस। अभी एमआरएस पे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हायर कर्व विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन, दिस इज ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एंड कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दो इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है। कट करने का मतलब है कि वहां सेम हो गए। सेम कैसे हो जाएंगे जब दोनों की सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है? एक ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एक कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो दोनों एक पॉइंट पे इक्वल कैसे हो जाएंगे? ठीक है ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम लोग एमआरएस को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस सी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? हाउ मच आर वी सब्स्टिट्यूटिंग वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, यानी एक प्रोडक्ट पाने के लिए दूसरे को कितना गिव अप करते हैं। तो इस गिव अप और गेन के रेशियो को हम लोग एमआरएस बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो लुक एट कॉम्बिनेशन ए, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से समझो इसको। कॉम्बिनेशन ए या पॉसिबिलिटी ए की तरफ देखिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आई विल बाय 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ वाई। ये पहला कॉम्बिनेशन है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन। अब क्या है ना, मुझे एक्स ज्यादा चाहिए। अगर x ज्यादा चाहिए तो आपको y कम करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम तो लिमिटेड है ना, आपके पास पैसे तो लिमिटेड है ना। तो अगर आपको x ज्यादा पाना है तो पैसे बचाने पड़ेंगे। पैसे कहां से बचाएंगे? y घटाकर। तो हमने x को ज्यादा करने के लिए y को गिव अप कर दिया, तो ये गेन करने के लिए हमने इसे गिव अप किया। तो इस गिव अप और गेन के रेशियो को देखो, हमने कितना वाई गिव अप किया? पहले 15 था, अब हम 10 पे आ गए, सो वी गिव अप 5y। और ये हम लोगों ने गेन किया, पहले 1 था अभी 2 हो गया, सो वी गेन 1x। तो एक x पाने के लिए हमने 5y गिव अप कर दिया। एक x पाने के लिए 5y गिव अप कर दिया, तो ये 5y वी गिव अप टू गेन 1x। तो वो रेशियो है। ठीक है, गिव अप और गेन का रेशियो है। सो यू गिव अप 5y टू गेन 1x। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ना, ये तो कॉम्बिनेशन बी हमने देख लिया, दिस वी हैव सीन। कम टू कॉम्बिनेशन सी। तो कॉम्बिनेशन सी में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि अगेन आपने एक पाया, बट इस बार आपने केवल 4 का गिव अप किया। पिछली बार जब आपने एक पाया था तब आपने 5 माइनस किया था, इस बार केवल 4 माइनस किया। फिर अगर आप एक और +1 करेंगे, 3 से 4 पे आएंगे, तो आपको 3 गिव अप करना पड़ेगा, 6 से 3 पे आए। अच्छा, अगर आप एक और x पाना चाहते हैं तो आपको 2 गिव अप करना पड़ेगा। मतलब आपका गिव अप जो है ना वो लगातार कम होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एमआरएस इज
डिक्रीजिंग, देखो यहाँ पे लिखा था ना, ये पॉइंट नंबर 2 पे देखो, लुक एट पॉइंट नंबर 2, ये वाला पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, एमआरएस डिक्रीज होता है, ऐसा लिखा है ना, एमआरएस डिक्रीज होता है। तो यही एमआरएस डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक पाने के लिए, पहली बार एक पाने के लिए हमने 5 गिव अप किया, 15 से 10 पे आ गए। दूसरी बार एक पाने के लिए 4 गिव अप किया, फिर हमने 3 गिव अप किया, फिर हमने 2 गिव अप किया, तो ये लगातार कम होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एमआरएस, जो यहां पे लिखा ना डिक्रीजिंग एमआरएस, डिक्रीजिंग एमआरएस हमेशा घटता है। और जब भी एमआरएस घटता है, तो अगर आप प्लॉटिंग करोगे ना इस चीज की, तो शेप कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में और भी पॉइंट्स मेरे नोट्स में गिवन है, अभी तो मैं समझा रहा हूं बस। तो शेप कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप एक चीज देखो, चलो एक चीज देखो, ध्यान से देखना, जो स्लोप होता है ग्राफ का, स्लोप तो सारे ग्राफ का एक ही जैसा निकलता है। कैसे निकलता है? स्लोप ऑलवेज ऑलवेज चेंज इन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे चेंज होता है उसे हम पहले लिखते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो चेंज होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो देखो वाई एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ए से बी जब जा रहे हैं, ए से बी, सो देयर इज वन पॉइंट ओवर हियर ए एंड देयर इज वन पॉइंट ओवर हियर बी। तो ए से बी जब जा रहे हैं तो चेंज कितना आ रहा है, उसी को स्लोप बोलते हैं। तो y में ये 10 होगा, ठीक है, दिस विल बी 10। y में 5 का चेंज आ रहा है, y में 5 का चेंज आ रहा है, y बेचारा 15 से 10 पे गिर गया। तो एक x पाने के लिए, जस्ट टू गेट 1x हमने 5y गिव अप कर दिया। ठीक है, सो चेंज इन y इज हाउ मच? चेंज इन y इज 5 एंड चेंज इन x इज हाउ मच? 1। तो एमआरएस का फॉर्मूला देखोगे तो एमआरएस का फॉर्मूला भी वही है, और स्लोप का फॉर्मूला देखोगे तो स्लोप का फॉर्मूला भी वही है। तो एमआरएस ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। ये मेरे नोट्स में लिखा है, यहां पे नहीं लिख रहा हूं बट नोट्स में लिखा है, एमआरएस ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत तरीकों से आ सकता है। ठीक है, सो एमआरएस ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, यहाँ ना इस चार्ट में थोड़ा वैल्यू गलत है, आप नोट्स अगर डाउनलोड कर चुके हैं तो नोट्स में आप चेंज कर लेना। ये 10 होगा, दिस विल बी 10, दिस विल बी 6, ये 6 होगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 3 के बाद 1, दिस विल बी 1। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, पहला वाला 15 है एज इट इज, दूसरा वाला 10 हो जाएगा, देन 6, देन 3 एंड देन 1। जो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है वही सब, 15, 10, 6, 3, 1। ठीक है, तो बस वही, तो ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, बस एक थोड़ा सा पॉइंट में चेंज कर लेना। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये एमआरएस गिरता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल और बहुत एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, आप क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड आएंगे, तो मैं आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अब ये पढ़ाई वाला पार्ट नहीं है, ये एनालिसिस वाला पार्ट है। जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, बट क्या हमने डिटेल में जाके इसको समझा? तो अब वो समझते हैं डिटेल में जाके, क्योंकि एग्जाम में अब यही आएगा। ठीक है, अब एग्जाम में यही आएगा, तो ध्यान से समझो एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है। इसको आप चेंज रख लेना। ठीक है, मतलब मैं इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी कम टू द टेबल, टेबल से समझना ज्यादा इजी है, कम टू द टेबल। अब ध्यान से समझो, पहला कॉम्बिनेशन, लुक एट फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ए, टेबल पे आ जाइए, कॉम्बिनेशन ए फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। आप कितना एक्स खरीद रहे? 1। कितने वाई खरीद रहे? 15। एक बात बताओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है? एक्स, क्योंकि 15 वाई लग जा रहे हैं आपको खरीदना आपको 15 वाई खरीदना पड़ रहा है, उसके बराबर में एक अकेला एक्स खड़ा है, तो एक्स पावरफुल हुआ ना। आप सोचो, एक तरफ 15 लोगों की मिलिट्री खड़ी है और एक तरफ बस एक इंसान खड़ा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? वो एक इंसान ना, क्योंकि वो एक इंसान अकेला लड़ रहा है और इधर 15 लोग खड़े हैं, तो ये सब कमजोर कमजोर है ना, तभी तो एक से लड़ रहे हैं। तो वही बात यहां पे भी है, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ज्यादा यूटिलिटी कौन से प्रोडक्ट में है? एक्स में, क्योंकि एक्स का 1 यूनिट वी आर बाइंग। ठीक है, और इधर 15 लग जा रहे हैं हमें सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। ठीक है, सो इसका मतलब एक्स ज्यादा यूटिलिटी वाला है।
तो नेचुरली एक कंज्यूमर का क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। तो कंज्यूमर का इंटेंशन होगा कि भाई जब एक्स इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो एक्स की तरफ चलते हैं। एक्स मतलब आपके वाले एक्स नहीं, प्रोडक्ट एक्स, एक्स की तरफ चलते हैं। तो एक्स की तरफ जाओगे तो वाई कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप कॉम्बिनेशन बी पे आ जाओ, तो आप एक्स की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स की तरफ। तो ये आप प्रोडक्ट एक्स की तरफ मूव किए, आपने एक और प्रोडक्ट एक्स पाया। तो आपने, अब नेचुरल सा बात है, अगर एक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदोगे तो दूसरा प्रोडक्ट आपको गिव अप करना पड़ेगा। यहां तक तो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब बात आता है नेक्स्ट स्टेज का, यहां पे एमआरएस गिरेगा। तो ध्यान से देखो, एमआरएस गिरेगा। अब आप और एक्स पाना चाह रहे हैं, और एक्स पाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको +1 और करना पड़ेगा। अब जब आप प्रोडक्ट और कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, एक लॉ काम करेगा। लॉ का नाम बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताना, देखना तुम्हें आता है कि नहीं। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता था? ये लॉ बोलता था कि अगर आप एक और कंजम्पशन करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। तो जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे, यानी एक और यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करेंगे, तो एक्स का जो मजा है, प्रोडक्ट एक्स का जो मजा है वो कम हो जाएगा, उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा, आई शुड से यूटिलिटी, ठीक है, वरना आप लोग क्या से क्या समझ लोगे, है ना। तो प्रोडक्ट एक्स का जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा। सो अब प्रोडक्ट एक्स की बराबरी करने के लिए मुझे ज्यादा गिव अप करने की जरूरत नहीं, आई विल गिव अप लेस। क्यों? क्योंकि आप एक्स में, प्रोडक्ट एक्स में यूटिलिटी भी कम आ रहा है। तो प्रोडक्ट एक्स इज गिविंग लेस यूटिलिटी, सो आई एम गिविंग अप लेस ऑफ वाई। पहले मैं ज्यादा क्यों गिव अप कर रहा था? क्योंकि प्रोडक्ट एक्स में यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा था, ठीक है। अगर मैं एक स्टेज और आगे जाऊं तो आई गेट वन मोर प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो अगर इफ आई बाय वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स में, प्रोडक्ट एक्स में यूटिलिटी और कम हो जाएगा, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। सो मैं क्यों ज्यादा गिव अप करूं दूसरे वाले को, मैं और कम गिव अप करूंगा, क्योंकि एक्स में भी कौन सा यूटिलिटी है, ठीक है। सो इस रीजन के चलते, ये मेरे नोट्स में प्रॉपर आंसर गिवन है, यहाँ पे मैंने बस समझा दिया, नोट्स में प्रॉपर आंसर गिवन है कि जैसे जैसे आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे, प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो आपको इससे मिलने वाला क्या कम हो जाएगा, हर स्टेज पे यूटिलिटी कम होते जाएगा। तो आप दूसरा प्रोडक्ट को कम कम गिव अप करते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी बेनिफिट, जो देखो, आप गिव अप कम करोगे हर बार, क्योंकि यहाँ पे हर बार गेन कम होता जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये बात है, ठीक है। सो विद दिस इन डिफरेंस कर्व का डिस्कशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ। अब हम लोग बजट लाइन पे चलेंगे। नाउ कम टू बजट लाइन। बजट लाइन बहुत ही छोटा सा, आईएससी में ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं है, सीबीएसई में ज्यादा डिस्कशन होता है, बट आईएससी सिलेबस में उतना डिस्कशन इसका नहीं है। देखो बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन अगेन ये भी दो कॉम्बिनेशन दिखाता है, जैसे इन डिफरेंस कर्व दो कॉम्बिनेशंस दिखा रहा था, बजट लाइन ऑल्सो शोज टू कॉम्बिनेशंस, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ठीक है, इट ऑल्सो शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बट ये इनकम के हिसाब से, जैसे इन डिफरेंस कर्व क्या था, वो सेटिस्फैक्शन के हिसाब से दिखाता था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था, तो वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन दिखाता था। ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय इन डिफरेंस कर्व, सॉरी, बजट लाइन, दिस इज माय बजट लाइन, ठीक है। अब बजट लाइन के मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, लेट्स कॉल दिस ए। तो ये मुझे बताएगा कि मैं इससे कितना वाई खरीद सकता हूँ, लेट्स से 80 वाई, एंड कितना एक्स खरीद सकता हूँ, लेट्स से 20 एक्स, ठीक है। और मेरा इनकम मान लेते हैं 500 रुपीज था, तो आई हैड 500 रुपीज। तो कॉम्बिनेशन ए मुझे कहता है, कॉम्बिनेशन ए कहता है कि मैं 20 एक्स खरीद पाऊंगा प्लस 80 वाई खरीद पाऊंगा, और इसमें कितना खर्चा होगा मेरा पता है, 500 पूरा खर्च हो जाएगा। तो इन दिस बजट लाइन शोज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन बी मुझे दिखाता है कि मुझे 40 वाई मिलेगा एंड मुझे 40 एक्स भी मिलेगा, तो आई गेट 40 एक्स प्लस 40 वाई।
एंड पता है मेरा कितना खर्चा होगा इसमें, 500। तो एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन shows combination of two goods X and Y where the consumer spends all his income। तो आप अपना गिवन इनकम से मतलब पूरा इनकम स्पेंड हो रहा है। अगर आप बजट लाइन पे है मतलब आप पूरा इनकम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बजट लाइन के बारे में एक दो बात और बता देता हूँ, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बजट लाइन के बारे में एक और बात, अगर आप बजट लाइन पे है मतलब लेट्स से दिस पॉइंट, इफ यू आर एट दिस पॉइंट लेट्स कॉल दिस ए, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स का एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू हैव स्पेंट ऑल योर इनकम, यू हैव स्पेंट ऑल योर इनकम। जैसे 500 था तो आपने 500 पूरा स्पेंड किया है, ऐसा दिखाता है पॉइंट ए, अगर आप लाइन पे हो तो बजट लाइन पे। अगर आप बजट लाइन के अंदर है मान लो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी अगेन दो कॉम्बिनेशन दिखाएगा, आपको कॉम्बिनेशन दिखाएगा कि आपको y कितना मिलने वाला है, y लेट्स से 20 मिलेगा एंड आपको x कितना मिलने वाला है, x लेट्स से 10 मिलेगा। तो वो भी कॉम्बिनेशन दिखाता है, बट इट शोज कि आपने पूरा पैसा खर्च नहीं किया है। आपने 500 में से लेट्स से आपने ओनली 150 रुपीज खर्च किया है। तो कोई कंज्यूमर अंदर रहना चाहेगा क्या? नो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात किया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, हमने बात किया था मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। तो कंज्यूमर कम क्यों खरीदेगा? कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट मोर ड्यू टू दिस रीजन। आप ना वो अपना देसी दिमाग मत चला देना कि हमें तो पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन पाने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पैसा बचाना इज नॉट इकोनॉमिक्स, वो फाइनेंस है। इकोनॉमिक्स है सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचते, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पाना है वो सोचते हैं। तो ये मत सोचना कि अरे सर पॉइंट बी में तो पैसा बच रहा है, पैसा थोड़ी ना बचाना है इधर, हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा पाना है। सेटिस्फैक्शन ज्यादा पाएंगे जब हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे जाएंगे। वी विल प्रेफर पॉइंट ए में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक्स भी हमें प्रोडक्ट एक्स भी हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप पॉइंट लाइन पे हो तो यू विल स्पेंड फुल इनकम। अगर आप लाइन के अंदर हो इट मीन्स यू हैव नॉट स्पेंट योर फुल इनकम। अगर आप लाइन के बाहर हो तो वो पॉसिबल नहीं है। लाइन के बाहर होने का मतलब है कि आपने इनकम से भी ज्यादा स्पेंड कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चोरी किए बिना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक्स में, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें बता दी, इससे ज्यादा और भी कुछ बातें मेरे नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। बट जो काम की बात है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। हाँ, एक और काम की बात ये है कि आप मेरे को बताओ, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को दिमाग लगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये आप कमेंट में बताओगे। एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितना समझे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इससे पहले। अगेन बिफोर यू कमेंट मैं पहले एक चीज बता देता हूँ। हमारे पास 500 रुपीज है, एक्स का प्राइस है 100 रुपीज, वाई का प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। समझ गए? मेरे पास कितना है इनकम 500, ओके। एक्स का प्राइस है 100 रुपीज, वाई का प्राइस है 50 रुपीज। करेंटली कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग कॉम्बिनेशन ए, और एक कॉम्बिनेशन बी भी आएगा, बी का जवाब आप दोगे। कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर इज बाइंग 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, 400 रुपए जा रहा है, एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई, 4x एंड 2y, ठीक है। 4x एंड 2y। अब आप मेरे को बताओ, अगर कंज्यूमर को 4y कंज्यूम करना है तो हाउ मेनी यूनिट ऑफ x विल ही कंज्यूम? आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। तो आप कमेंट में लिखना कॉम्बिनेशन बी डैश देख लिखना हाउ मेनी x, y तो मैंने बता दिया y होगा 4, आपके पास है 500 रुपए, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूछा कि कॉम्बिनेशन ए का, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ 400 रुपए लगेगा क्योंकि एक एक्स का दाम 100 रुपीज है, और यहाँ पे 100 लगेगा क्योंकि एक वाई का दाम 50 रुपीज है। नाउ टेल मी कॉम्बिनेशन बी में कंज्यूमर कितना एक्स खरीदेगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि कंज्यूमर एक्स कम खरीदेगा क्योंकि वाई बढ़ा रहा है तो एक्स कम खरीदेगा, और जब y बढ़ता है x कम होता है, इसका मतलब टू इंक्रीज वन वी हैव टू डिक्रीज द अदर।
टू इंक्रीज वन वी हैव टू डिक्रीज द अदर, ऐसे केसेस में नेगेटिव स्लोप होता है। तो इसका भी नेगेटिव स्लोप है, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ही नेगेटिव स्लोप। तो इंडिफरेंस कर्व भी नेगेटिव स्लोप था, ये भी नेगेटिव स्लोप है, पिछले चैप्टर में डिमांड कर्व भी नेगेटिव स्लोप था। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेट मी सी आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप कैसे निकालते थे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो भी होगा उसका चेंज देखेंगे, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ। मान लो y का प्राइस है, प्राइस ऑफ y 10 रुपीज, ये है y का प्राइस, एंड x का प्राइस है 20 रुपीज, ये है x का प्राइस, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर आपको सी x का कितना है, 20 रुपए दाम है, अगर आपको 1x ज्यादा कंज्यूम करना है, क्या करना है, 1x ज्यादा कंज्यूम करना है, सो इफ यू वांट टू कंज्यूम 1x मोर, तो आपको 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए बचाने के लिए आपको कितने वाई गिव अप करना पड़ेगा, 2 वाई गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि एक वाई का दाम है 10 रुपीज, तो 2 वाई का दाम होगा 20 रुपीज, यानी आप 2 वाई 2 वाई यू विल गिव अप, तभी तो आपको एक एक्स मिलेगा। तो स्लोप क्या आया, -2/1, -2/1, एंड प्राइस का रेशियो क्या होगा, अगर मैं प्राइस रेशियो का बात करूं, प्राइस रेशियो, तो x is to y which is x by y, x का प्राइस है 20, y का प्राइस है 10, इसको शॉर्ट में लिखोगे तो 2/1 आएगा, माइनस प्राइस रेशियो क्या होगा, -2/1। तो आप देखो -2/1 स्लोप में भी आंसर आया, और -2/1 प्राइस रेशियो में भी आंसर आया। इसका मतलब एक सेंटेंस, वैसे तो यहां पे लिखा हुआ है, बट आप अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्लोप ऑफ, बिकॉज एमसीक्यू ये सब में आ सकता है, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव प्राइस रेशियो, नेगेटिव प्राइस रेशियो। तो वही चीज यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है, बट आप जो अपने हाथ से लिखोगे ना, तो उसमें आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बजट लाइन रिलेटेड हमने बात कर लिया, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड बात कर लिया। अब दोनों को मिला करके हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर गिवन है, 6 मार्क्स का अगर आएगा एक्सप्लेनेशन, तो ये प्रॉपर आंसर गिवन है, ठीक है। और चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या अजम्पशन लगाया है, हमने अजम्पशन लगाया है कि कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहेगा, मतलब कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट टू बाय मोर, नेचुरल बिहेवियर यही होता है, वी ऑलवेज वांट मोर प्रोडक्ट। दूसरा हमने बिहेवियर लगाया, अजम्पशन लगाया है कि प्राइसेस किसी के भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हो जाने से फिर ये प्राइस रेशियो चेंज हो, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ चिल मार के कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, जो चेंज होता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, एंड कंज्यूमर कोई सेविंग्स नहीं करेगा, कंज्यूमर पूरे इनकम को स्पेंड करेगा, ठीक है। ये हमारे 3 असम्पशंस हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एमआरएस डिमिनिशिंग होना चाहिए, एमआरएस डिमिनिशिंग होने से इंडिफरेंस कर्व जो है विल बी कॉन्वेक्स। तो अगर आपको डायग्राम में कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है, जो कि मुझे तो दिख रहा है, इसका मतलब एमआरएस डिमिनिशिंग है, वरना कॉन्वेक्स शेप नहीं होता। एंड दूसरा बात, एमआरएस जो है, एमआरएस क्या होता था, एमआरएस होता था स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस स्लोप, ये सब हमने बात कर लिया है, ठीक है, ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन ये अभी बात किया हमने स्लोप ऑफ बजट लाइन को लेकर। तो यानी दोनों के स्लोप्स जहां बराबर हो जाए और एमआरएस भी डिक्लाइनिंग है, तो ठीक उसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं कि कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा जहां पे ये वाला कंडीशन, स्लोप ऑफ एमआरएस एंड बजट लाइन बराबर होंगे।
अब ये कहां पे होता है? ये वहां पे होता है जहां बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करते हुए निकलता है, ठीक है। तो वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ई। इसको इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश नहीं मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको टैंजेंट कहते हैं। टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches an arc at one point। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, आर्क है, और एक लाइन जा रहा है जो कि हम बजट लाइन कह रहे हैं। तो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे देखो 3 इंडिफरेंस कर्व है, एक है इंडिफरेंस कर्व 1, एक है इंडिफरेंस कर्व 2, एक है इंडिफरेंस कर्व 3। तो इंडिफरेंस कर्व 2 जो है, इंडिफरेंस कर्व 2 को हमारा जो बजट लाइन है, बजट लाइन को मैं शेड कर दूं क्या आपको ज्यादा इजीली दिखेगा? ये जो लाइन जा रही है ना, ये येलो वाली, ये है बजट लाइन, ये पूरा टॉप टू बॉटम जो लाइन जा रही है। तो ये आप देखोगे इन डिफरेंस कर्व 2 को एक पॉइंट पे, पॉइंट ई पे छूता हुआ निकल रहा है। तो जहां पे वो ये टैंजेंट वाली बात है ना, जहां पे टैंजेंट बस कर्व को छूते हुए निकलता है, वहां पे एमआरएस और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर होते हैं, और कंज्यूमर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ y मिलेगा एंड जो भी क्वांटिटी ऑफ x मिलेगा, कंज्यूमर उसे प्रेफर करेगा। कंज्यूमर उतने x और उतने y पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सर लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है, तो IC3 पे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि IC3 बजट लाइन के बाहर है। हमने पहले डिस्कस किया था कि बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते, उतना पैसा ही नहीं है। तो IC3 जो है, इंडिफरेंस कर्व 3 जो है, वो तो क्वेश्चन से ही बाहर है, क्या वहां हमारी पहुंच ही नहीं है। रामायण में था ना लक्ष्मण रेखा, तो वो लक्ष्मण रेखा जो बजट लाइन है, बजट लाइन से बाहर है वो, तो वहां हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। तो अब बचा हमारे पास IC2 एंड IC1। IC1 को जो है तुम देखोगे, एक चीज देखना, IC1 में भी जो बजट लाइन है ना, वो एक पॉइंट पे छू कर निकल रहा है, यहां पे भी छू कर निकल रहा है। IC1 पे बजट लाइन इज जस्ट टचिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड लीविंग। बट हम लोग यहां क्यों नहीं रहना चाहेंगे? क्योंकि लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। एंड IC1 जो है, ये एक लोअर इंडिफरेंस कर्व है, सो नो वन वुड लाइक टू बी ऑन दैट कर्व। तो IC1 पे हम लोग नहीं रहना चाहेंगे, हम लोग ऑलवेज हायर IC कर्व प्रेफर करेंगे, इंडिफरेंस कर्व प्रेफर करेंगे। IC3 तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बजट लाइन से ही बाहर है। इवन आप देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व 2 जो है, ये वाला, ये भी बाकी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व से, बजट लाइन से बाहर ही है। आप देखो ये जो पूरा कर्व है, दिस होल कर्व, तो आप देखोगे, अगर मैं बजट लाइन को थोड़ा हाईलाइट कर दूं आपके लिए, ये हमारा बजट लाइन है, येलो वाला, येलो वाला। तो आप देखोगे कि वो जो रेड इंडिफरेंस कर्व है, वो बाहर ही है बजट लाइन के, लेकिन उसका एक पॉइंट जो है ना, पॉइंट ई, पॉइंट ई, वो पॉइंट ई जो है वो बजट लाइन पर है, और बजट लाइन पर हम लोग हो सकते हैं। वही तो मैंने आपको यहां पे समझाया था पहले, बजट लाइन पे हो सकते हैं, बजट लाइन के अंदर भी हो सकते हैं, बट इट शोज दैट हमने पूरा इनकम स्पेंड नहीं किया। बजट लाइन के बाहर नहीं हो सकते। सो इस पॉइंट पे वी आर ऑन द बजट लाइन, एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन। उसके अलावा पूरा IC2 भी औकात से बाहर है, मतलब बजट लाइन से बाहर है, ठीक है। सो आप इसको पढ़ना, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ना। 6 मार्क्स का अगर आता है समझाने के लिए, तो आप ये डायग्राम, ये 3 अजम्पशन, ये 2 कंडीशन, और ये जो मैंने इतना ज्ञान दिया है, ये अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट 6 मार्क्स अब इस चैप्टर से आएगा, बट अगर आया तो ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, आपको अगर आ गया तो आ गया, ठीक है। बहुत सारे इस चैप्टर से हाई लेवल क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने तो आपको ट्रेलर दिखाया है इस वीडियो में, ठीक है, बट इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने ऐप में भी डाले हैं, ठीक है। पहले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ऐप के बारे में, सो अगर आप आना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी जो लोग सिर्फ काम चलाना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया है, एंड इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सप्लाई चैप्टर पे, ठीक है। सप्लाई चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे। सो बट बिफोर दैट यू प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर, दिस इज नॉट वेरी इजी, मैं बता रहा हूँ। बाकी चैप्टर्स कंट्रोल में रहेंगे, बट ये थोड़ा ऊपर से पार होने वाला चैप्टर है, तो आपको थोड़ा अपने एंड से इसमें मेहनत करने की जरूरत है। तो ये वीडियो, ये पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो आपको एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार देखना चाहिए, तुरंत तुरंत नहीं। आप 2 मंथ्स
या 2 वीक्स 3 वीक्स के गैप में देखो, बट आपको सेवरल टाइम देखना पड़ेगा, तो जाके कुछ बातें आपको बहुत समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी चैप्टर्स जो है ना बहुत सारे, वो एक बार में समझ में आ जाता है, ये चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस भी बनते हैं वो थोड़ा ऊपर से पार होने वाले बनते हैं। सो मेक श्योर आप एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है, वो मेरे ऐप से आप कवर करें, ऐप के कोर्स में। दैट इज नॉट इन द स्टडी मटेरियल, जो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत मेहनत से उसको बना रहा हूँ। ठीक है, और वो अभी भी बन रहे हैं, 1-2 महीने लगेंगे पूरे सिलेबस कवर होने में। ठीक है, बट जैसे जैसे होता जाता आप भी करते चलिए। उस कोर्स में एक क्रैश कोर्स भी है, उसको भी अभी मत करना, डू इट इन अक्टूबर नवंबर। वो क्रैश कोर्स अभी आपको मिल जाएगा, बट यू शुड डू इट इन द फाइनल 4-5 मंथ्स, वहां पे करना। ठीक है, आंसर मेरे को बताना, जो मैंने आपको यहाँ पे कमेंट करने को बोला था क्वेश्चन, कि कॉम्बिनेशन बी में what will be the quantity of x। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून।